है तो धाम, कृष्ण जी की नगरी है। ऐसी सिटीज में भी स्कैम हो जाता है कि फ्यूचर इन्वेस्टर्स को या फ्यूचर में जो वृंदावन वास चाहते हैं उन लोगों को ऑथेंटिक तरीके से चीज कैसे मिले। दोस्त किस पे आता है? गवर्नमेंट पे। दोस्त जिसमें कस्टमर का भी होता है और जिसने बेची है उसका भी दोस्त होता है। सही बात है। वृंदावन अभी राइजिंग स्टेज पे है। जब उसके पेरिफेरल में चीजें और डेवलप होंगी, जो ब्रज 84 कोस का पूरा क्षेत्र, राया सिटी, तो वृंदावन और ही ऊपर जाना है। बहुत ऊपर जाएगा वृंदावन। वृंदावन तो सेंटर ही रहेगा। बिल्कुल। कि एक बिल्डर थे, नाम नहीं लूंगा उसका, उन्होंने एक एक प्लॉट की फात पर रजिस्ट्री कर दी। क्या बात कर रहे हो? हाँ, वो आराम से सो भी रहा है चकाचक। ये सब जो स्कैम कर रहे हैं, ये सभी लोग, ज्यादातर लोग बाहर के आए हुए हैं। ब्रजवासी कोई भी स्कैम नहीं कर रहा है। हम लोग है ना अपनी तरफ से ये कोशिश करते हैं कि जिनके साथ हम काम कर रहे हैं उनकी चेक, उनका लीगल डॉक्यूमेंटेशन की क्रेडिबिलिटी, उनका रेरा नंबर, उनके डॉक्यूमेंट, ये सब चीज समझ के हम, मुझको ए चीज दी सस्ते में बट अनअप्रूव्ड है, बी चीज दी थोड़ी कॉस्टली है बट अप्रूव्ड है, क्या लेना चाहिए मुझे? एक यूनिट का प्लान होता है कि इतनी यूनिट है, इतनी यूनिट है, किसी के पास 100 है, किसी के पास 200 है, और हम अपनी बात करें तो हमारे पास यूनिट अनलिमिटेड है। क्या बात कर रहे हैं? वृंदावन में रियल एस्टेट जिस तरीके से ग्रो कर रहा है, उसी के साथ साथ एक चीज और ग्रो कर रही है, वो है फ्रॉड, अनऑथराइज्ड कॉलोनीज, इनकम्प्लीट अप्रूवल्स और गवर्नमेंट के स्ट्रिक्ट एक्शंस के केसेस भी सामने आ रहे हैं। वृंदावन सिर्फ मंदिरों का शहर नहीं है, बल्कि ये एक ट्रांसफॉर्मिंग स्पिरिचुअल सिटी का हब बन रहा है, जहां छोटे इन्वेस्टर से लेकर अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट्स, हर तरीके के लोग अपना एक स्पेस और सेकेंड होम और ऐसा वृंदावन वास चाहते हैं जिसमें कि सबकी एक श्रद्धा जुड़ी हुई है। आज हमारे साथ एक ऐसे विजनरी डेवलपर हैं जिन्होंने हर प्रोजेक्ट, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, अल्ट्रा लग्जरी हो, उसमें वृंदावन रियल एस्टेट इकोसिस्टम में एक अहम भूमिका निभाई है। इसी के साथ साथ उनकी लाइफ में शुरुआत की थी उन्होंने एक कंप्यूटर शॉप से, आज वृंदावन रियल एस्टेट इकोसिस्टम में वो एक बहुत माने हुए बिल्डर माने जाते हैं और अपने प्रोजेक्ट्स की क्वालिटी के नाम से माने जाते हैं। तो मैं वेलकम करता हूं मिस्टर दर्शत गुप्ता जी का। नमस्ते। कैसे हैं दर्शत जी आप? मैं ठीक हूँ रजत जी, आप बताइए आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूं। सबसे पहले तो बांके बिहारी जी की जय बोल देते हैं। जय हो बांके बिहारी लाल की। जय हो, जय हो। तो दर्शत जी, जैसे मैं आपसे जब पहली बार मिला था, तब से मेरे को है ना आप में एक बड़ी अलग लेवल की एनर्जी दिखती है। मतलब आपको के अंदर एक एक्साइटमेंट रहता है कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है। ये एनर्जी का क्या सोर्स है? ये एनर्जी का सोर्स ये है कि हम लोग जब फील्ड में घूमते हैं, मार्केट में घूमते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि मार्केट में किस तरीके से कार्य चल रहा है। तो उस कार्य को हम अच्छे से करना चाहते हैं, जिससे कि जनता का भी फायदा हो। जो टूरिस्ट वृंदावन में आता है घूमने के लिए और वो वास भी वृंदावन में करना चाहता है, तो वो वास करने के लिए उनके संग बहुत सारे फ्रॉड भी हो जाते हैं, कस्टमरों के संग फ्रॉड भी हो जाते हैं, जो पैसा ले लेते हैं अनऑथराइज के नाम पर। फिर उनको दिक्कतें आती हैं, रजिस्ट्री डबल भी रजिस्ट्री भी हो जाती हैं। तो वो चीज़ हम चाहते हैं कि वो ऐसी चीज़ें ना हो। मतलब आपके मन में एक ऐसा भाव रहता है कि सही चीज हो, सही चीज़ होनी चाहिए, कस्टमर के लिए हमेशा चीज़ सही मिलनी चाहिए। तो जैसे आज की डेट में हम देख रहे हैं, अभी रिसेंट न्यूज आई थी वृंदावन क्षेत्र में, और यूपी गवर्नमेंट इसमें बड़ी एक्टिव रहती है। वो जो भी अनऑथराइज्ड कॉलोनीज होती हैं उस पे स्ट्रिक्ट एक्शंस लेते हैं। आज की डेट में ले रहे हैं, लेकिन इतना फिर भी नहीं ले पाते हैं जितना लेना चाहिए। लेकिन मैं ये कहूँगा कि कस्टमर को खुद जागरूक होना चाहिए। कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो कस्टमर को स्वयं देखने चाहिए। जैसे कि आपका अथॉरिटी का अप्रूवल, तहसील की एनओसी, नगर निगम की एनओसी, फायर ब्रिगेड की एनओसी एंड रेरा के सर्टिफिकेट, जो कि हर चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल रहती है। कस्टमर चाहे तो ऑनलाइन सारी चीज़ें वो चेक कर सकता है स्वयं। तो मतलब जैसा आप बता रहे हो, मार्केट में सबको पता है, ये सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, सारी इन्फॉर्मेशन। तो लोग फंस कैसे जाते हैं? जनता एज ए कस्टमर को इतनी नॉलेज नहीं होती है। कस्टमर एक भरोसे पे आता है, भरोसा करके उसको बाद में घुमा के बताया कुछ जाता है, दे कुछ और दिया जाता है। कस्टमर तो चेक नहीं कर पाता है। मतलब मेरे को दर्शक भैया इतना अंदर से दुख होता है। वृंदावन है तो धाम, कृष्ण जी की नगरी है,
ऐसी सिटीज में भी स्कैम हो जाता है? ये सब जो स्कैम कर रहे हैं ये सभी लोग ज्यादातर लोग बाहर के आए हुए हैं। ब्रजवासी कोई भी स्कैम नहीं कर रहा है। आप ब्रजवासी हैं? बिल्कुल ब्रजवासी हूँ 100%। कहाँ रहते हैं आप? मैं गोविंद देव टेम्पल के पास रहता हूँ। कब हुआ आपका जन्म? थोड़ी अपनी पर्सनल लाइफ जर्नी के बारे में बताएं। मेरा जन्म 1984 में हुआ और वृंदावन में हुआ। एक वृंदावन में आर.के. मिशन हॉस्पिटल है उस पर हुआ। बाकी का धीरे धीरे बड़े हुए, ब्रज में खेले, ब्रज इतना बड़ा हो गया, वृंदावन धाम इतना बड़ा हो गया। आपने बचपन में ब्रज को कैसा देखा है? कच्चा देखा है। कच्चा मतलब रोड कच्चा- पक्के नहीं थे? मट्टी देखी है, रेत देखी है। आज भी उसका एक स्वरूप तटिया स्थान एक टेम्पल है, उसमें जाके आप देख सकते हो कि पहले वृंदावन था कैसा। अच्छा, हाँ, तो तटिया स्थान के बारे में थोड़ा बताएं। तटीय स्थान के बारे में यह आज भी वहां पर अंदर कोई भी चीज पक्की नहीं है। वहां आज भी यमुना जी की रज है, वहां पर ब्रज की रज आज भी वहां पर अवेलेबल है। वहां पर कोई भी इलेक्ट्रिकल मतलब बिजली का कोई भी कार्य नहीं होता है। वहां दीपक से ही रोशनी होती है आज भी। बेहतरीन बेहतरीन। वहां कोई बिजली का यूज नहीं है। भोजन वहां पर प्रसाद जो बनता है ठाकुर जी का वो आज भी चूल्हे पर ही बनता है, लकड़ी से ही। अरे वाह। कोई पानी का भी जो है वो जमीन के पानी, कुएं के पानी से ही ठाकुर जी मतलब ओल्ड वृंदावन टाइप। ओल्ड वृंदावन है वो। और आपने वैसा वृंदावन पूरा देखा है? पूरा देखा है मैंने। है क्या? परिक्रमा जब हम लगाते थे, जब छोटे से थे, तो परिक्रमा बहुत कच्ची हुआ करती थी। आज तो रोड बना दी है, परिक्रमा नहीं है। लेकिन कोशिश की थी गवर्नमेंट ने, कच्चा रोड बनाया था, लेकिन वो अब कच्चा के पक्का हो गया। वहां पर लोगों ने दुकानें बना दी है आज की डेट में। मतलब आज के और पुराने वृंदावन में अच्छा वृंदावन कौन सा लगता था आपको? ओल्ड वृंदावन। अब तो कंक्रीट का महल बन रहे हैं अब। सही बात है। तो जैसे आप बांके बिहारी मंदिर के आसपास रहे हैं हमेशा से, बिल्कुल। तो बांके बिहारी मंदिर पे उस तरीके की भीड़ होती थी पहले? पहले नहीं हुआ करती थी। कैसा रहता था? लगभग लिमिटेड भीड़ थी, इतनी नहीं थी। जब से ठाकुर जी का धीरे धीरे ठाकुर जी की कृपा हर व्यक्ति पे हुई है धीरे धीरे, तो उसी हिसाब से भीड़ भी बढ़ती चली गई है। और अब आज के हिसाब से हम देखें, जब से कॉरिडोर और चंद्रोदय मंदिर का जो टेम्पल बनने का जब चर्चाएं आई, तो उससे भीड़ और बढ़ती चली गई है। माँ वैष्णो देवी का मंदिर छठीग्राम पर है, उससे भी भीड़ बढ़ती जा रही है। और सबसे बड़ी बात, कृपालु जी महाराज ने जो प्रेम मंदिर बनाया, जो एकदम मतलब कह सकते हैं वो मेरे हिसाब से एक अजूबा होना चाहिए। क्योंकि अंदर से जिसने देखा होगा तो वो देख के देखेंगे कि नक्काशी कितनी अच्छी की है कारीगरों ने। तो कृपालु जी महाराज एक ऐसा मंदिर देके, ऐसा एक व्यापार देके ब्रज में, जिससे कि बहुत लोगों की रोजी रोटी चल रही है। और उस वजह से वृंदावन टूरिस्ट बहुत बड़ा है। सही बात है। तो ये जो बड़े बड़े संतों ने और मंदिरों का निर्माण कराया है वृंदावन में, इसके पीछे का क्या कारण रहा है? मतलब ये एक भाव ही रहा है, मुझे लगता है। भाव रहा है ये। और संत जितने भी वृंदावन में संत हैं, भागवत आचार्य हैं, जो वृंदावन के बारे में बताते हैं, तो उसमें भी क्या होता है, हर जब भागवत करते हैं तो उसमें वृंदावन वास के बारे में बताया जाता है, उसका महत्व बताया जाता है। तो इस चक्कर में वृंदावन में बहुत टूरिस्ट चाहता है कि हम वास करें। और इंडियन तो चाहते ही हैं, लेकिन मैंने जो देखा है वृंदावन में, रशियन भी बहुत लोग रह रहे हैं यहाँ पर, जो वृंदावन वास कर रहे हैं। जैसे कुछ फॉरेनर भी आप वृंदावन में रहते हैं, वो भी वृंदावन वास के लिए आते हैं यहाँ पर। बेहतरीन। और वो एक दो फॉरेनर से मैं मिला, वो तो लास्ट में चाहते हैं कि मृत्यु भी यही वृंदावन में ही हो। वाह वाह। तो मतलब जैसे मैं समझ पा रहा हूँ, आपने बचपन से वृंदावन देखा है कच्चा, और उस वृंदावन का कंपैरिजन आज आपने तटीय स्थान से किया है। पर जैसे कहते हैं लोग कि समय के साथ चेंज आना चाहिए, ये चेंज मंदिरों के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर में कब आने लगा और क्या उसका प्रभाव पड़ा मार्केट पे? ये आना शुरू हो गया देखा जाए तो 2013 से, जब से चंद्रोदय टेम्पल की मार्केटिंग हुई। ठीक है। जब मंदिर का उद्घाटन हुआ था, उस टाइम पे अखिलेश यादव जी एंड राष्ट्रपति उस टाइम पे प्रणब मुखर्जी थे, वो भी आए थे। तो उस टाइम पे उनकी पब्लिसिटी काफ़ी हुई, उस वजह से टूरिस्ट भी बढ़ा। लोगों ने देखा चंद्रोदय मंदिर का कुछ एक पार्ट बन भी चुका है, और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं, गार्डन वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। उसमें एक सेवा भी चलती है, किचन भी चलती है, जो अपने आसपास के एरिया में भोजन सप्लाई करती है। एज ए स्कूल में जाता है, कुछ बहुत सारी जगह है, और सब जगह जाती हैं वो चीज़ें। जैसे एक मेरे मित्र हैं, वो बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं वृंदावन में। उन्होंने एक बात बोली थी यार, कि जब आरवी तूने बोला था चंद्रोदय मंदिर 10 साल में बन जाएगा, आज 13 साल हो गए हैं, फिर भी वो इनकम्प्लीट है। अनकम्प्लीट इसलिए है क्योंकि बीच में कोविड आ गया था। कोविड के आने की वजह से कुछ फंड की भी दिक्कतें आई थी,
तो इस चक्कर में थोड़ी दिक्कतें आ गई थी, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है चंद्रदेव मंदिर अब जल्दी बनेगा। और आप अगर इमेजिन करें तो क्या प्रभाव होगा उसका जिस समय बच जिस जाए? दिन जो कमिटमेंट इस्कॉन वालों ने की थी, चंद्रदेव टेम्पल वालों ने जो कमिटमेंट की थी 213 मीटर का, जिस दिन वो 213 मीटर का चंद्रदेव मंदिर बन जाता है, तो ये मान लीजिए वृंदावन में बहुत ग्रोथ होगी। मतलब लोगों के 4 से 5 साल के अंदर पैसा 5-5, 10-10 गुना हो जाएगा जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है। मतलब जैसे मैं रिसेंटली दुबई गया था, तो मैंने वहाँ देखा कि बुर्ज खलीफा की बहुत तारीफें होती हैं क्योंकि वो टॉलेस्ट बिल्डिंग है। तो इसी प्रकार से टॉलेस्ट टेम्पल है वो इंडिया की टॉलेस्ट टेम्पल है, और चंद्रदेव टेम्पल, चंद्रदेव टेम्पल। जिस दिन कंप्लीट हो जाएगा। वैसे मैं कभी कभी उस रास्ते से गुजरता हूँ तो रात में बड़ी सुंदर लाइट लगती है। मैं इमेजिन करता हूँ शायद अभी 3 बने हैं उसमें। अभी एक ही पार्ट बना हुआ अच्छा, है, एक ही पार्ट बना है। अभी एक ही पार्ट बना हुआ साउथ विंग्स। ओके, और अभी कितना विशाल अभी उसके 5 पार्ट बनने हैं अभी। तो लगभग टेंटेटिव आपके अंदाजे से कितना? मेरे हिसाब से 3 साल के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। 3 साल के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी फंड की कमी नहीं है। अच्छा, फंड हाँ, इस्कॉन के पास अभी फंड की कमी नहीं है, जी। इस हिसाब से वो प्रचार कर रहे हैं। और वृंदावन में क्या नया बन रहा है? नया वृंदावन में श्री बांके बिहारी कॉरिडोर बन रहा है। वो निश्चित बन रहा है। कॉरिडोर पे बड़े संशय रहते हैं। वो तो नैका चलती रहती हैं चीजें, वो तो हर जगह समस्याएं तो आती हैं, लेकिन ठाकुर जी कृपा है, बिहारी जी कॉरिडोर नहीं बनता है तो उससे माइनस पॉइंट ये है जो रोज हादसे होते हैं मंदिर के अंदर। कभी कुछ जैसे कि जन्माष्टमी पे दिक्कतें होती है, एक आध लोग मर भी चुके हैं। तो हम भी चाहते हैं कॉरिडोर बनना चाहिए, जिससे कि आज श्रद्धालु जो आ रहे हैं 4 से 5 लाख पर डे, तो उस टाइम पे 8 से 10 लाख श्रद्धालु वृंदावन में आएंगे। समझ गए। तो जैसे वृंदावन कॉरिडोर के प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बता सकते हैं? क्या क्या इसमें इंक्लूड है, क्या क्या बनेगा? इसमें सभी कुछ बनेंगे। अंदर जो दुकानें टूट रही हैं वो दुकानें भी बनेंगी, मंदिर का कैंपस बड़ा होगा, और कॉरिडोर के मतलब रास्ते वगैरह सब चौड़े होंगे वृंदावन के। और घाट में भी कुछ निर्माण होगा? घाट का आपका केसी घाट है और आपका बंसीवट है, ये सब चीजें डेवलप होंगी। केसी घाट पे मैं देख रहा हूँ आजकल काफी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। क्या ये उसी के प्रगति में चल रहा है वर्क? केसी घाट पे अभी कोई कंस्ट्रक्शन नहीं चल रहा है, घाट पे अभी कोई कंस्ट्रक्शन नहीं चल रहा है, केवल अभी वैसे कच्चे रोड जो थे वो पक्के करे जा रहे हैं बस। ओके ओके, मतलब प्रोग्रेस तो हो रही है। मैं ये भी देख रहा हूँ वृंदावन में जैसे एंट्री लेते हैं ना एक्सप्रेसवे से, तो एक नया रास्ता बन रहा है, उसका क्या? वो यमुना एक्सप्रेस से सीधा वृंदावन के लिए कनेक्ट किया गया है वो रोड, उसमें कोई ट्रैफिक नहीं होगा। ये चालू होने का क्या टाइम लगेगा? ये लास्ट 2 से 3 मंथ में चालू हो जाएगा, लगभग कंप्लीट हो चुका है काम। मतलब वृंदावन में इतनी तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बढ़ रहा है? गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है, कुछ बाहर के बिल्डर भी आ गए हैं, जैसे कि लोधा है, गोदरेज है, बहुत सारी कंपनियां हैं जो आ गई हैं, वो काम कर रही हैं, उस वजह से भी बढ़ रहा है। और फिर गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, योगी जी सपोर्ट कर रहे हैं। और जैसे अभी मैं देख रहा हूँ कि कुछ एक 84 खंबे का मिशन भी गवर्नमेंट। ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग जो है, अपने ब्रज 84 कोस की जो परिक्रमा लगती है, उसके लिए भी योगी जी ने काफी पैसा दिया है रोड को डेवलप करने के लिए। जैसे 84 कोस की परिक्रमा में सारा पूरा ब्रिज आ गया, ब्रज आ गया साहब, जिसमें क्या कौन कौन से सिटीज रहे? ये आपका गोवर्धन आ गया, तो आपका ये क्या कहते हैं महावन आ गया, इधर माट आ गया, और इधर आपका ये क्या कहते हैं गोकुल भी आ गया शायद। गोकुल आ गया, दाऊजी आ गया। यहाँ पर अपना माट के पास में एक जगह भांडीरवन आ गया। भांडीरवन जो जगह है वो आज भी बहुत अच्छी जगह है। वहाँ पर ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण की शादी कराई थी राधा जी के साथ। अरे वाह, ये शायद हर किसी को नहीं मालूम था। ये माट के अंदर आता है ये टेम्पल, और बहुत सुंदर मंदिर है, और वहाँ पे एक बार लोगों को जाके देखना भी चाहिए। मतलब मुझे लगता है वृंदावन एक अलग चमत्कार है। यहाँ मंदिरों की, हर मंदिर में कोई कहानी है, कोई रास है, और कुछ ना कुछ एनर्जी है। हर मंदिर की एक विशेष बात है। यहाँ पर ठाकुर जी की कृपा है, ब्रजवासियों पर भी है, और जो ब्रज में रहने लग जाता है उन पर भी ठाकुर जी की कृपा होती है। ठाकुर जी ने ब्रज में बहुत सारी लीलाएं की हैं, जैसे कि आज भी आप निधवन जाके देखेंगे, दिन में तो नहीं दिखता है, रात में कोई अलाउड नहीं होता है। आज भी भगवान स्वयं राधा कृष्ण के साथ में वहाँ पे गोपियों के साथ में रास करते हैं, जो है निधवन, जो अपना वृंदावन साजी मंदिर के पास में यमुना जी तो किनारे। ये यमुना कॉरिडोर में निधिवन वगैरह भी ये कनेक्टेड है? सब करेक्ट होंगे। अच्छा हाँ। तो मैंने जैसे लास्ट 2 अपडेट मेरे पास थी, बीइंग अ वृंदावन वासी एज वेल। नंबर 1 की पहले तो जो विवाद चल रहा था इस पे स्टे लग गया सुप्रीम कोर्ट का। स्टे हट चुका है वो, अच्छा, वो स्टे हट चुका हट है। चुका है। रजिस्ट्री चालू हो गई कॉरिडोर की।
रजिस्ट्री भी चालू हो गई? रजिस्ट्री चालू हो गई। ओके, मतलब जो लोग इसके विरोध में थे, अब वो तो विरोध में उनकी कुछ है ही नहीं है, वो संपत्ति ठाकुर जी की है, विरोध किस चीज का? संपत्ति जिसकी है उसको दिक्कत नहीं है, दिक्कत है जो किराएदार है, ऑनर को दिक्कत नहीं है। और ओनर अगर एग्री हो गया तो बनेगा ही बनेगा। बनेगा ही बनेगा। सही बात। संपत्ति मंदिर की है, संपत्ति वो तो गवर्नमेंट उनको फिर भी पैसा दे रही है, गवर्नमेंट फिर भी उनको पैसा दे रही है, असली पैसा नहीं दे रही है, गवर्नमेंट उनको पैसा दे रही है। जैसे देखो, गवर्नमेंट कहीं भी प्लॉट भी अगर एक्वायर करती है तो मुआवजा देती है, मुआवजा दे रही तो है, इसी तरीके से लैंड भी देती है इनफैक्ट। तो सब सिमिलरली चीज दे रहे हैं सब उनको। कुछ यहाँ पर मेंटेन किया। दुकान के बदले दुकान भी देगी उनको। अच्छा, और जैसे जो अंदर गलियां हैं, कुंज गलियां हैं, ये सब आपको लगता है कि चौड़ी हो जाएंगी अब। रिनोवेट हो जाएगा? हाँ, राधा वल्लभ जी मंदिर और बाकी बिहारी दोनों एक ही कैंपस में आ जाएंगी। ये आपको क्या लग रहा है किस ईयर तक कंप्लीट हो जाना चाहिए? ये मेरे हिसाब से 5 साल के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो जो जैसे मैं एड्स देखता हूँ, हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा आपने जिसका नाम लिया, वो डायरेक्टली लिखता है कि गेट 4x रिटर्न इन 5 years, 4 गुने वो मतलब लिख के दे रहा है। हो जाएगा, तो ये आप श्योर है? बिल्कुल श्योर है। तो मान लीजिए मैंने आज लास्ट 3 साल पहले 1 करोड़ रुपए डाले होते वृंदावन में, तो मेरे आज की डेट में कितने होते रुपए? और आज की डेट में आपके कम से कम 1 करोड़ रुपए के 4 से 5 करोड़ रुपए हो चुके होते 3 साल पहले आपने डाले हैं तो। मतलब वृंदावन इज ऑन जे कर्व, जो एक एक्सपोनेंशियल राइज है उस पे जा रहा है। सन 2021 में मैंने एक प्लॉट बेचा था, सन 2021 में 21,000 रुपए गज, ठीक है, और आज वो प्लॉट 2 लाख रुपए गज है चेतन विहार में। 10 गुना? हाँ जी, गजब गजब गजब। रजिस्ट्री की हुई है मैंने। और अभी वृंदावन, चलो वृंदावन के रियल एस्टेट मार्केट में आ गए हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग चर्चा होगी, क्योंकि जैसा हमारा पहला टॉपिक था फ्रॉड, एक तो विषय ये है, दूसरा है हमारा टॉपिक इसके रेट जिस तरीके से छू रहे हैं, और तीसरी चीज हम इस पे बात करेंगे कि फ्यूचर इन्वेस्टर्स को या फ्यूचर में जो वृंदावन वास चाहते हैं उन लोगों को ऑथेंटिक तरीके से चीज कैसे मिले। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ वृंदावन के मार्केट के ऊपर। तो ऐसा वृंदावन मार्केट का प्राइस है लोगों को, जैसे आपने बताया, चेतन विहार में 1.5-2 लाख रुपए गज के रेट है। कहीं भी देखो तो गोवर्धन लाल रोड पे 50-60 हजार रुपए गज होते हैं, अभिनंदन लोधा ने 90,000 रुपए 90,000 रुपए गज दे रखा है। क्या ये प्राइस एनसीआर से ऊपर जा रहा है? एनसीआर से भी ऊपर जाएगा ये, और ऊपर जाएगा? और ऊपर जाएगा। रीजन है, यहाँ पे स्वयं श्री बांके बिहारी जी बैठे हुए हैं, यहाँ पे कोई फैक्ट्री नहीं है, यहाँ पे कोई फैक्ट्री नहीं चल रही है, यहाँ पे सिर्फ ठाकुर जी का भजन चल रहा है। जिसको भजन करना होगा हर तरीके से, गरीब आदमी भी भजन करता है, पैसे वाला भी भजन करता है। पैसे वाले को पैसे वाले के हिसाब से कुटिया चाहिए, और गरीब आदमी को गरीब आदमी के हिसाब से छोटी कुटिया। तो इस तरीके के रेट के हिसाब से गरीब आदमी क्या करे? गरीबों के लिए भी ऐसा नहीं, इकोनॉमी हम लेके आएंगे, अच्छा। अफोर्डेबल हाउसिंग लेके आएंगे उन लोगों के लिए भी। मुझे लगता है कि आप ये बहुत ही नेक काम करेंगे, और क्योंकि बहुत कम रेट कई में लेके लोगों के आएंगे, लिए कुछ इतने कम रेट में लेके आएंगे लोगों ने सोचा नहीं होगा। रेट में अभी क्लियर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये मुझे मालूम है कस्टमर ले, हमारा जो इकोनॉमी कस्टमर होगा वो ले लेगा अफोर्डेबल को। नहीं, मतलब ये बात तो सत्य है। मेरे भी जानकारी में कई सारे लोग कमेंट भी करते हैं और कॉल भी करते हैं हमें। वो कहते हैं कि वृंदावन क्या सिर्फ अमीरों की जगह थोड़ी है, ये भक्तों की जगह है। सब भक्तों के लिए। और मेरे को बड़ा अच्छा भाव लगा, एज अ बिल्डर कोई आदमी सिर्फ और सिर्फ, आज के बिल्डर क्या कर रहे हैं, अल्ट्रा लग्जरी सिर्फ इन्हीं चीज के लॉन्च में लग गए हैं। हम लोग अफोर्डेबल में भी लेके भी आएंगे, अल्ट्रा लग्जरी भी लेके आएंगे। अफोर्डेबल में भी हम कस्टमर के लिए क्या सोच रहे हैं मैं आपको बता दूं। हम ये सोच रहे हैं कि जो भजन करता है व्यक्ति, उसके पास लिमिटेड पैसा होता है, तो हम उसके लिए एक ऑप्शन लेके आएंगे जो कि वो भजन करते करते अपने पैसे को चुका सकता है 300-400 रुपए पर डे देके। क्या बात कर रहे हो? हाँ, ये तो एक मुझे लगा रिवोल्यूशन आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही आएगा। ये मतलब वृंदावन के स्तर पे नहीं, शायद भारत मतलब भजन करते करते वो अपनी इनकम भी जनरेट करके वो आराम से भजन भी कर सकता है और ईएमआई भी अपनी चुका सकता है। 2 कमेंट आए थे मेरे पिछले वीडियो पे, जिसमें एक व्यक्ति ने क्वेश्चन पूछा था कि सर जैसे हम वृंदावन वास तो कर लेंगे और मन भी बहुत है, सबकी श्रद्धा है, अलग शांति है, अलग एनर्जी है, बट यहाँ रोजगार के लिए क्या क्या रोजगार की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे रोजगार तो ऐसा कुछ नहीं है, और जो भजन करने आता है तो रोजगार की आवश्यकता नहीं है, ठाकुर जी उसके लिए अपने आप व्यवस्था कर देता है। ये गॉड गिफ्ट है। यस यस यस। जैसे मैंने कुछ वीडियोस देखे हैं वृंदावन में, यहाँ भंडारे चलते हैं, सब कुछ चलता है, सब चीज, बहुत आश्रम में बहुत सारी चीजें हैं। भजन करने वाले को कोई जरूरत ही नहीं कमाने की। सही बात है। जिसको भजन करना है उसको कमाने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी अगर एक प्रैक्टिकल वे में इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो जैसे रियल एस्टेट का काम है, हॉस्पिटैलिटी, होटल लोग खोल सकते हैं, होटल खोल सकते हैं, अपना प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट का काम कर सकते हैं,
ऐसे ब्रोकर कर सकते हैं, शॉप ऐसे ठाकुर जी के श्रृंगार का काम कर सकते हैं। यहाँ पे ज्यादातर लोग जो करते हैं ठाकुर जी का श्रृंगार का काम करते हैं। जो यहाँ पे जो श्रृंगार बनता है वो पूरे इंडिया पूरे वर्ल्ड में यहीं से वृंदावन से सप्लाई होता है। अच्छा। हर घर में वृंदावन के आप घर में देखेंगे जो अपने पुराने ओल्ड घर बने हुए हैं सब में पोशाक का, श्रृंगार का, झूले का, ठाकुर जी से बने हुए जितने भी ठाकुर जी के लिए हमें सामान की आवश्यकता पड़ती है वो सभी सामान वृंदावन में बनते हैं। तो ये आनंद है। और वृंदावन के इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से क्या हेल्थ सुविधाएं मिल रही है लोगों को, स्वास्थ्य सुविधाएं? स्वास्थ्य सुविधा के लिए सभी चीज अभी आरएसएस वालों ने एक बहुत बढ़िया लगभग शायद मुझे ऐसा लगता है 150 या 200 बेड का एक हॉस्पिटल बनाया है गुरु गोविंद टेम्पल पर। बहुत शानदार। बाकी का सबसे बढ़िया हॉस्पिटल जो आज से नहीं विवेकानंद करके ट्रस्ट है, आरके मिशन से आरके मिशन, तो उनका हॉस्पिटल आज उसमें सभी सुविधाएं अवेलेबल हैं। मैंने सुना है उसमें भारत के कोने कोने से लोग आते हैं आज हाँ, के मिशन में। बिल्कुल आते हैं और डोनेशन भी देके आते हैं। वहाँ पे गरीबों के लिए बिल्कुल फ्री भी है। और ये प्रेम मंदिर का भी कोई हॉस्पिटल है? प्रेम मंदिर का भी हॉस्पिटल है। प्रेम मंदिर के हॉस्पिटल में कोई चार्ज नहीं है। वो भी कृपालू जी महाराज कृपा करके गए, ठाकुर जी कृपा है उनके ऊपर, तो उन्होंने वो करके गए थे ये सब चीजें। ये तो मतलब सही बोल रहे हैं आप कि वृंदावन सबको गोद लेने के लिए तैयार है। अगर आपके खर्चे ही नहीं है, यहाँ पर दिक्कत क्या है? एक चीज और बता दूं भैया जी, यहाँ पर हर घर में स्वयं मतलब लेडीज है वो अपने हाथ से मालाएं तुलसी की तैयार करती हैं। ये भी एक मेन कॉन्सेप्ट है वृंदावन का। आप बहुत घरों में जाके देखेंगे जो तुलसियों की माला को तैयार करके वो मार्केट में बेचते हैं। वो माला ये नहीं अपने वृंदावन, वो पूरे वर्ल्ड में बिकती है तुलसी की माला, वो सिर्फ वृंदावन में ही होती है। शानदार शानदार। मतलब वृंदावन का मतलब ये हुआ ना, हाँ, तुलसी। तुलसी। वृंदावन का मतलब ही तुलसी है। और मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा इनके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना उसमें तुलसी इनका वन ऑफ द फेवरेट वर्ड है। हाँ, जैसे तुलसी विंग्स, तुलसी ये वन ऑफ द हिट या। प्रोजेक्ट रहा आपका, जिसमें जो कि रामताल रोड पर रामताल चौराहे पर ही है। और उसके बारे में मतलब दर्शकों को कुछ बता सकते हैं, फिर हम आगे क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है तुलसी विंग्स है, 1 BHK है उसमें, और हमने वो जनता के हिसाब से मतलब कस्टमर के हिसाब से हमने बनाया है। उसमें क्या है, ज़्यादा बड़ा साइज रखा नहीं है हमने, 799 स्क्वायर फीट का है जो हर व्यक्ति ले सकता है। और उसमें सारी सुविधाएं हमने दी हैं, ऐसी ऐसी सुविधाएं दी हैं जो भजन करने लोग आते हैं उन लोगों को कोई आगे पीछे तो कोई होता नहीं, बहुत लोगों के आगे पीछे भी नहीं होता है, तो उनके लिए हेल्प के लिए मेडिकल सुविधाएं हैं, इमरजेंसी सुविधाएं हैं, वो सब चीज़ उसमें प्रोवाइड कराई गई है। ये हाई राइज है? हाई राइज है, क्या कितने फ्लोर का है? 17 फ्लोर है। ये मतलब वृंदावन में कम ही हाई राइज हुए थे, वन ऑफ द न्यू कमर हुए हम। हमने ऐसा है, आज की डेट में तो पहले क्या है, जमीन यहाँ पे सस्ती थी, जमीन सस्ती होने की वजह से लोग पहले प्लॉट ले लेते, घर बना लेते, लेकिन आज लैंड की वैल्यू बढ़ने के कारण जमीनों पे हाई राइज बनाने लग गए हैं बिल्डर ज्यादातर। राइट। तो उसपे क्या है, एक हर कस्टमर के मतलब फ्लैट की अब कैपेसिटी वो चीजें आ रही हैं। एंड मैंने एनसीआर में देखा है, एनसीआर में भी लोग फ्लैट में रहते हैं और फ्लैट में क्या है, कम्युनिटी बन जाती है पूरी लोगों की। तो अगर कोई हाई राइज में एज अ वृंदावन वासी भजनानंद आना चाहता है तो मैं मतलब पर्सनली विजिट करके आया हूँ। कार्य बहुत तेजी से चल रहा है, अमेजिंग क्वालिटी है। मतलब इट इज नॉट अबाउट सेलिंग दिस पर्टिकुलर, यू कम सी, अपनी आंखों से देखकर समझकर जाना है। वो लोकेशन, क्योंकि वृंदावन का क्षेत्रफल छोटे होने के कारण उस लोकेशन पे कुछ चीजें मिलना आज की डेट में इतना आसान नहीं है मुझे लगता है। वैसे जो रामताल रोड है इसकी कनेक्टिविटी उसे ऐसे बढ़ रही है। कनेक्टिविटी यमुना एक्सप्रेसवे एंड मुंबई एक्सप्रेसवे से कनेक्ट हो रहा है, जो देवी आर्टस होते हुए बॉम्बे एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करेगा। जो आउटर बेलमन जो लक्ष्मी जी का टेम्पल है वहां से वो होता हुआ वो टेम्पल रोड आ रहा है, जो कि अपना परखम होते हुए सीधा वहां पे जाएगा अपना एक्सप्रेसवे के लिए। बहुत वो मतलब एक्सप्रेसवे, NH2 एंड बम्बई हाईवे तीनों को कनेक्ट कर रहा है। और ये आगे इसके अंदर और भी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट है मास्टर प्लान के साथ? मास्टर प्लान में गवर्नमेंट के आउटर रिंग रोड डेवलप कर रही है गवर्नमेंट। जो टूरिस्ट आता है जो वृंदावन में अंदर नहीं प्रॉपर जा पाता है तो उसके लिए आउटर रिंग रोड बनाए जा रहे हैं। वहाँ पर स्पेशल पार्किंग बनाई जा रही है जिससे कि टूरिस्ट की गाड़ी पार्क में खड़ी हो जाए, फिर वो आराम से अंदर लोकल में घूम सके। उनके लिए अथॉरिटी ने कुछ ई रिक्शा मतलब अपनी बैटरी वाली कार चला रखी है, उससे लोग कस्टमर को बहुत सुविधाएं मिल जाती हैं। तो मतलब यहाँ तक मुझे ये बात तो समझ में आ रही है कि वृंदावन एक राइजिंग वृंदावन फेस पर है अपने। जिस टाइम पे जो भी आदमी अभी एंट्री करना चाहता है, जैसे कहते हैं ना कि रियल एस्टेट में आप एंट्री जिस टाइम पे कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो क्या अभी हम एंट्री पॉइंट पर हैं या मिड पॉइंट पर हैं या लास्ट पॉइंट हम अभी एंट्री पॉइंट पर है, क्योंकि अभी हम एंट्री कर लेते हैं, अभी हम कोई चीज़ वृंदावन में परचेस कर लेते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आगे और महंगाई बढ़ती चली जाएगी। आज की डेट में रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट है, 100% लोन हम हमारी कंपनी जो कर रही है, हम लोग कोई कैश पे पेमेंट नहीं ले रहे हैं, 100% पैसा चेक से ले रहे हैं, लगभग 80-85% हम बैंक से लोन भी दिलवा रहे हैं। तो कस्टमर को सुविधा है ये। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जैसे एक मैं कमेंट पर आता हूँ, वापस एक कमेंट आया था हमारे पास कि रामताल रोड और गोवर्धन लाल रोड के बाद जो मार्ट का क्षेत्र है उसमें उसका फ्यूचर क्या देखते हो आप? क्या उधर भी उसमें क्या है, गवर्नमेंट ने एक हेरिटेज सिटी बनाने का एक घोषणा तो की है, उस पर वर्किंग चल रही है, उस पर अभी कोई लोकल व्यापारी काम नहीं कर रहा है, क्योंकि वहाँ पर रोक लगा दी है। कोई मार्ट है, राया है, वो हेरिटेज सिटी में आता है, उसको जब भी गवर्नमेंट डेवलप करेगी तभी वो डेवलप होगा, लेकिन लोकल कोई बिल्डर वहाँ पे काम नहीं करता है, क्योंकि यमुना अथॉरिटी ने वहाँ पे स्पेशल नोटिस लगा रखे हैं। तो ये राया के साथ क्या प्लान है गवर्नमेंट का? हेरिटेज सिटी बनाएंगे, भगवान कृष्ण की पूरी एक स्पेशल मतलब सिटी बनाएंगे ये मान। मतलब वृंदावन जैसे, मतलब जहां मैं दर्शकों को भी समझाना चाह रहा हूँ, जो मैं समझ में आ रही है आपकी बात से, वृंदावन अभी राइजिंग स्टेज पे है। जब उसके पेरिफेरल में चीजें और डेवलप होंगी, जो ब्रज 84 कोस का पूरा क्षेत्र, राया सिटी, तो वृंदावन और ही ऊपर जाना है। बहुत ऊपर जाएगा वृंदावन। वृंदावन तो सेंटर ही रहेगा। बिल्कुल। और मैंने सुना है यहाँ पे काफी होटल्स का भी इन्वेस्टमेंट। होटल अभी 2 साल के अंदर लगभग 5 स्टार प्रॉपर्टी करीब 20 से 22 आ चुकी हैं, जिन पे काम चल रहा है, 3-4 प्रॉपर्टी ओपन भी हो चुकी हैं। बहुत बढ़िया। जैसे 20 कि से 22? हाँ, 20 से 22 5 स्टार प्रॉपर्टी चालू होने वाली है कुछ समय में, साल से 2 साल में चालू हो जाएंगी, और 4-5 प्रॉपर्टी चालू हुई है। रेडिसन होटल चालू हो चुका है, ताज विमानता चालू होने वाला है, हयात है, डबल टी बाई हिल्टन है, सरोवर पोर्टिको है। सारी बातें मेरे को बड़ी एक्साइटिंग लग रही है। मुझे लगता है इसी तरीके से लोग इंटरेस्ट तो ले लेते हैं, पर लालच की वजह से गलत प्रोजेक्टों में फंस जाते हैं। तो सस्ते के चक्कर में फंस जाते हैं। तो वो जैसे, मतलब मैं एक कस्टमर हूँ, मुझको ए चीज दी सस्ते में बट अनअप्रूव्ड है, बी चीज दी थोड़ी कॉस्टली है बट अप्रूव्ड है, क्या लेना चाहिए मुझे? अप्रूव लेना चाहिए। अनअप्रूव्ड में बाद में देखो भैया पैसा लग जाता है कस्टमर का, बहुत मेहनत का पैसा होता है उस व्यक्ति का, और बाद में गवर्नमेंट उसको तोड़ देती है। तो फिर दोष किस पे आता है? गवर्नमेंट पे। दोष जिसमें कस्टमर का भी होता है और जिसने बेची है उसका भी दोष होता है। सही बात है। समझ, गलती दोनों की है, ऐसा नहीं एक हाथ से ताली बज रही है, कमी दोनों की है। जब आपने अनऑथराइज लिया है तो उसमें कुछ कह ही नहीं सकते आप। करेक्ट करेक्ट। और मतलब कई बार मुझसे भी लोग पूछते हैं कि भैया वहां से प्रोजेक्ट ले लूं, रेरा अप्रूव्ड नहीं है, बट वो बिल्डर बहुत अच्छा है, तो उस समय पर क्या करना चाहिए? नहीं, बिल्डर अच्छे से मतलब नहीं होता है, गलती तो आप कर ही रहे हो ना। बिल्डर अच्छा क्या करेगा? बिल्डर जमीनी तो रजिस्ट्री तो करता है, उसके बाद कमियां आएंगी, गवर्नमेंट की जो नियम है वो तो आप लोगों को फॉलो करने हैं। जैसे मैं एज अ बिल्डर थोड़ा सा जानना चाहता हूँ, आपने स्टार्टिंग में भी बताया था, थोड़ा डिटेल में बताएं, एज अ बिल्डर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेने पड़ते हैं जिससे कि आप अप्रूव्ड माने जाए? डॉक्यूमेंट की बात करें तो सबसे पहले तो जो रजिस्ट्री है उस बिल्डर के नाम पे होनी चाहिए। ठीक है। जो रजिस्ट्री है, ओनर होना चाहिए वो। ऑनर होना चाहिए। जब वो व्यक्ति ऑनर होगा तब उसके बाद एमईडीए में फाइल लगती है। ठीक है। एमपीडीए का मतलब दर्शकों के लिए? मतलब विकास प्राधिकरण। ओके, ठीक है। उसके बाद वो फिर फाइल लगने के बाद फाइल तैयार होती है, कि मैप तैयार होता है। उस मैप में कंप्लीट उनके जो बायलॉज के हिसाब से जो चीजें होती हैं, 15% ग्रीन एरिया, मिनिमम 30 फुट के रोड, ये सारी चीजें पूरी है। उसके बाद फिर वो एनओसी के लिए जनरेट करते हैं फाइल को। एनओसी किस किस चीज की लगती है? नगर निगम, तहसील एंड पॉल्यूशन, इन चीजों की एनओसी उसमें लगती हैं। ये जब अथॉरिटी से पास होके आ जाता है तब वो रेरा में अप्लाई होता है। रेरा की जिम्मेदारी क्या है? रेरा की जिम्मेदारी ये है कि जो रेरा अकाउंट में पैसा जाता है 30% तो बिल्डर के पास जाता है, 70% पैसे को ब्लॉक करके रखती है गवर्नमेंट रेरा अकाउंट। ओके। उससे क्या होता है, आपने काम कर दिया प्रोजेक्ट में कंप्लीट, तो वो आपका पैसा रिलीज हो जाएगा, अन्यथा वो पैसा रिलीज नहीं होगा, जिससे ही कस्टमर के संग कभी धोखा नहीं हो सकता है। मतलब एस्क्रो अकाउंट में आ जाता है। एस्क्रो अकाउंट में आ जाता है। ओ वाह, इसका मतलब रेरा बहुत सख्त है। हाँ। और जो प्रोजेक्ट्स रेरा के बिना एडवर्टाइजमेंट में हो रहे हैं, क्या वो आपके हिसाब से ठीक है? गलत है वो। उसमें मैं ये कहूँगा गवर्नमेंट को थोड़ी सख्ताई करनी चाहिए। जैसे मैं आज ही एक पोस्ट पढ़ रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने रेरा को काफी
स्ट्रिक्टली बोला है कि रेरा हमने बनाया है, जिसलिए उस तरीके का काम वो कर नहीं रहे हैं। कर नहीं रहे। क्योंकि मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक पोस्ट देखी थी, नाम तो नहीं लेना चाहिए डेवलपर का, राजस्थान का, जयपुर का बड़ा नामी डेवलपर है। उसने कुछ अनअप्रूव्ड काम किया, बट फाइन रेरा ने लगाया 25,000 रुपए। 25,000 एक बिल्डर के लिए तो कुछ भी नहीं है। 25,000 फाइन लगाया होगा, कैसे लगाया वो देखना पड़ेगा, लेकिन फाइन रेरा प्रोजेक्ट के हिसाब से लगाता है, वैल्यू के हिसाब से। ओके, या तो रेरा ने फाइन लगाया ही नहीं होगा, कोई प्रोजेक्ट के हिसाब से फाइन लगाता है। मैंने देखा है दर्शक भैया, आप कभी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं लाते कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, आप अप्रूव्ड में ही हमेशा जाते हैं। अप्रूव में ही करना चाहूंगा मैं भी। इसका कारण क्या है? टेंशन नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, पेनल्टी नहीं है, नहीं तो रेरा पेनल्टी भी लगा देता है। और वही प्रोजेक्ट आप करके आपने कोई प्रोजेक्ट का नाम दे दिया, फिर रेरा में आप उसको रेरा नंबर लेने जाते हैं, तो उसमें ये मान लीजिए भैया वो रेरा नंबर देगा ही नहीं आपको। एक बार मेरे संग धोखा हो चुका है कि हमने एक बार ब्रांडिंग कर दी थी, उसके बाद रेरा नंबर दिया नहीं। जब हमने पेनल्टी जमा कर दी, सारी चीजें हमने जमा कर दी, उसके बाद हमें रेरा नंबर मिला। उसमें भी हमने एक एफिडेविट लगाया, आगे से हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। समझ में आ रहा। उसमें रेरा ने हमसे एक एप्लीकेशन ली, एफिडेविट लिया कि उसके बाद हम ऐसा काम नहीं करेंगे। तो मतलब ये रेरा के अलावा, रेरा तो चलिए बिल्डर या प्लॉटेड सोसाइटीज वगैरह के लिए आ रहा है, जो लोग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वृंदावन में 1 to 1, उन लोगों के साथ भी फ्रॉड हो जाता है, क्योंकि उसमें तो रेरा है ही नहीं। 1 to 1 कैसे कर रहे हैं? जैसे मान लीजिए मैंने एक्स पर्सन से, विपुल जी से, मान लीजिए एक प्लॉट है इनका, मैंने अपने नाम कर लिया, ठीक है, इसमें तो रेरा इन्वॉल्व नहीं है। नहीं तो प्लॉट मालूम होना चाहिए आपने सोसाइटी में ले रखा है या अनऑथराइज कॉलोनी में ले रखा है। तो ये इस फ्रॉड से कैसे बचे आदमी? डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हो, तहसील में जाके, रजिस्ट्री ऑफिस में जाके आप चेक करा सकते हो। आज की डेट में हर चीज ऑनलाइन है, आप अपनी स्वयं रजिस्ट्री को भी देख सकते हैं। आपने जो एक रजिस्ट्री कराई है, वो रजिस्ट्री उसने 2 बार तो नहीं कर दी, आप स्वयं भी ऑनलाइन चेक कर सकते हो। अच्छा, और आप स्वयं नहीं जानते हो चेक करना है, तो आप तहसील में, रजिस्ट्री ऑफिस में जाके वहाँ वकील रहते हैं, उनसे आप अपनी चीज़ों को चेक करा सकते हैं। कोई ऐसा किस्सा या स्टोरी जो आपके किसी ग्राहक के साथ या आपके किसी जानने वाले के साथ हुई फ्रॉड? मैं चाहता हूँ लोग अवेयर रहे थोड़ा सा। मेरे जानने वाले के साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन हाँ कुछ लोगों ने मुझे बताया कि एक बिल्डर थे, नाम नहीं लूंगा उसका, उन्होंने एक एक प्लॉट की 5-5 रजिस्ट्री कर दी। क्या बात कर रहे हाँ, वो आराम से सो भी रहा है चकाचक। हो? मतलब ये तो उन 5 लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया। हो जाता है कभी कभी, इसीलिए कह रहे हैं आप जो भी डॉक्यूमेंट है ऑनलाइन या वकील से चेक करा लें। मतलब जैसे आपका रेरा का सारा डिटेल्स ऑनलाइन मिल है, जाएगा। आप ऑनलाइन खुद चेक कर सकते हो। अच्छा, इसमें जैसे कई सारे लोग बैंक अकाउंट में पैसा लेते हैं ईओआई के नाम पर, तो वो क्या सेफ है? गलत है, सेफ नहीं है। वो तो बिल्डर चाहे तो फ्रॉड भी कर सकता है। पूरा विश्वास पे काम हो रहा है। नहीं, विश्वास क्या, वो तो विश्वास टूट भी जाता है जब पैसा गायब हो जाता है तो। सही बात है। किसने देखा है आने वाले 10 साल क्या होंगे? कुछ नहीं देखा, धोलेरा में भी केस हुआ था, ऐसे हो गया था, इसके बस- किसी को नहीं पता। वो स्कैम होते रहते हैं। वो तो मैंने कहा कस्टमर को स्वयं ये चीजें चेक करनी पड़ेंगी, कस्टमर को जागरूक खुद होना पड़ेगा, जिससे उसके संग कोई स्कैम ना हो। मतलब ये चीज मैं, मतलब इस पॉडकास्ट के जरिए लोगों तक भी बताना चाहूंगा कि हम लोग ने भी यही मिशन रखा है कि उन बिल्डर्स के साथ वर्क करना, उनकी स्टोरी लोगों तक पहुंचाना जो ऑथेंटिक काम कर रहे हैं। क्योंकि वृंदावन में मेरे खुद के बुआ जी के सामने एक व्यक्ति रहते हैं, उनका प्लॉट किसी व्यक्ति ने बेच दिया दूसरे को। अब इस वजह से इतनी परेशानी हो रही है ना, और जो खरीदने वाला व्यक्ति भी था ना, वो भी बहुत पैसा जोड़ जोड़ के लाया था, जैसे हमने बताया ना। बिल्कुल होता है, अब ये स्कैम हो बहुत गया। लोग होते हैं, हो जाता है तो इसका। हम लोग है ना अपनी तरफ से ये कोशिश करते हैं कि जिनके साथ हम काम कर रहे हैं उनकी चेक, उनका लीगल डॉक्यूमेंटेशन की क्रेडिबिलिटी, उनका रेरा नंबर, उनके डॉक्यूमेंट, ये सब चीज समझ के हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों तक वो स्टोरी पहुंचाएं। प्रॉपर्टी खरीदते समय जल्दबाजी ना करें, पैसा एडवांस दें, टोकन मनी भी देने से पहले डॉक्यूमेंट को चेक करें, उसके बाद ही वो चीज को खरीदें। मैं यही चाहूंगा कस्टमर से। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बहुत बढ़िया बात बोली कि कस्टमर खुद से अगर दिमाग लगाएगा तो उसके साथ फ्रॉड होने के चांसेस कम से कम रहेंगे। और जल्दबाजी में बाहर के लोग होते हैं, सीधे साधे होते हैं, फंस जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी एजेंसी आ गई है वृंदावन में बाहर की, जो मार्केटिंग कर रही है, केवल ब्रोकरेज कंपनियां हैं। वो क्या है, झूठ बोल के कस्टमर को चीज दे देते हैं, उसमें बाद में दिक्कतें आती हैं। मतलब डेवलपर नहीं है, वो ब्रोकरेज कंपनी। ब्रोकरेज कंपनी है, वो अपने आप को डेवलपर समझते हैं कि डेवलपर नहीं है।
उनका काम है सिर्फ सेल करना। हाँ, सेल करना है केवल उनका काम है। और वो भी बिल्डरों से कुछ और बात करते हैं, कस्टमर से कोई और बात करते हैं। बिल्डर कभी झूठ नहीं बोलता है। जो जेन्युइन बिल्डर है वो कभी झूठ नहीं बोलता है। झूठ जो भी बोलेगा ब्रोकर बोलेगा। सर बिल्डर का एज अ बिल्डर कितना पैसा अटका हुआ है, तो झूठ बोल के मतलब मुझे लगता है कि आगे जेन्युइन ही नहीं है वो बंदा। बिल्कुल। और ब्रोकर है उसका, ब्रोकर का तो काम शॉर्ट टर्म है। शॉर्ट टर्म में वो तो कमीशन मिल रहा है, कमीशन मिलते ही वो अपने घर पे खाने खत्म, वो ग्राहक को भी भूल जाता है। सही बात। बिल्डर कभी अपने ग्राहक को भूलता नहीं है। हमारे बहुत सारे क्लाइंट हैं जो आज भी हमसे जुड़े हुए हैं। उनसे एक रिलेशन ऐसा बन गया घर की तरह। जब भी वो वृंदावन में आते हैं, उन लोगों की रुकने की व्यवस्था भी हमारी कंपनी उनको प्रोवाइड कराती है। दर्शन की भी व्यवस्था हमारी कंपनी उनको प्रोवाइड कराती है एज ए रिलेशनशिप। सही बात है। मतलब जैसे आपके दो बड़े ब्लॉकबस्टर प्रोजेक्ट्स यमुना सिटी, कान्हा तुलसी हाइट्स। खाना तुलसी 100% सोल्ड आउट है। कान्हा तुलसी हाइट्स 100% 100% सोल्ड आउट है। इसकी क्या कहानी रही? कुछ नहीं, प्लॉटिंग की थी उसमें हमने। जब हमने लॉन्च किया बहुत सस्ता किया था। क्या प्राइस था और आज क्या प्राइस है? हमने वो 35 पे लॉन्च किया था और आज के जो प्राइस है वो लगभग 90,000 रुपए के आसपास रेट है। मतलब 3 गुने लगभग। हाँ जी, 2-2.5 साल पहले ही हमने लॉन्च किया था वो। तो जैसा आपने पहले बताया कि आपके जो कस्टमर का टाइप है वो भजनानंद होना चाहिए, भजनानंद भी होना चाहिए, वृंदावन को मानने वाले लोग होने चाहिए। पर इन्वेस्टमेंट के लिए भी तो बहुत अच्छा है। जैसे आपके प्रोजेक्ट्स में वन ऑफ द बेस्ट यूएसपी मैं मानता हूँ, आप एश्योर्ड रिटर्न देते हो, एश्योर्ड रेंटल देते हो। बिल्कुल। ये चीज कैसे मैनेज करते हो आप? सारी चीजें वो मार्केट से निकलती है, हम चीजों को प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, उसी तरीके से यूज करते हैं जिससे कि उनका रेंटल निकल आए। अच्छी हॉस्पिटलिटीज जो हम यूज करते हैं वो अच्छी 5 स्टार यूज करते हैं, तो उससे उनका रेंटल अच्छे से निकल आता है। जैसे मैं मान के चलता हूँ, आपने कई बार वर्ड बोला क्वालिटी। क्वालिटी इंश्योर करने के लिए क्या करते हो आप अपने प्रोजेक्ट में? हम लोगों ने क्वालिटी मेंटेन करने के लिए गुड़गांव की कंपनी है, उनको हमने कंसल्टेंसी के लिए डिटेल दे रखी है। वो हर चीज़ को टेस्ट करके चेक करके लैब में तब वो लगवाते हैं। या वो टाटा कंपनी का आयरन हो, आयरन को भी चेक करवाते हैं थर्ड पार्टी, ओके। जिसकी प्रॉपर फाइल हमारे साइट पे हमेशा मिलेगी। क्लाइंट कभी भी जाके चेक कर सकता है। मतलब क्वालिटी ऑफ मटेरियल कंस्ट्रक्शन एक पीएमसी कंसल्टेशन कंपनी है, वो टेक केयर करेगी हर बार। और लैब भी हमें साइट पे भी लैब बना रखी है और थर्ड पार्टी लैब से भी हम चेक कराते हैं। ओके, तो इससे मतलब 3 पैरामीटर हो गए आपके चेक करने के, जिससे कि कोई भी चीज़ हो बढ़िया ही बनती है एकदम तरीके से। और उसमें एक पर्सनल मेंटेनेंस जैसे आपने बताया, मेडिकल सुविधाएं हैं, ये सब चीज़ों का क्या मतलब बेनिफिट रहता है लोगों को? ऐसा कभी कभी देखो बाहर के व्यक्ति होते हैं, यहाँ पर रहते हैं, ब्रज में रहने आए हैं, अब उनको कोई आसपास नहीं है तो उनको इमरजेंसी कोई पड़ जाए, कभी दिक्कतें आती हैं। जैसे कि अगर कभी दर्द हो गया या कोई फीवर आ गया, कोई हेल्प नहीं हो पा रही है या कोई इमरजेंसी हो गई तो एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही है, तो वो सारी चीज़ें हमारी कंपनी में हमारे उस प्रोजेक्ट के अंदर ही अवेलेबल होंगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैंने कुछ रूमर्स सुने हैं ऐसे कि आगे आने वाले टाइम में आप कुछ बड़ा प्लान कर रहे हो, वो क्या है? थोड़ा सा स्पॉटलाइट डालें तो। कुछ अल्ट्रा लग्जरी प्लान कर रहे हैं और कुछ अफोर्डेबल प्लान कर रहे हैं, दोनों ही चीज़ हम प्लान कर रहे हैं जिससे कि हम हर तरीके के क्लाइंट को हर चीज़ प्रोवाइड करा सके। अल्ट्रा लग्जरी में मतलब क्या स्पेशल होगा? अल्ट्रा लग्जरी में जो इंडिया के टॉप 10 आर्किटेक्ट हैं उससे हम डिज़ाइन करा रहे हैं अपनी बिल्डिंग को, और एक आइकॉनिक बिल्डिंग डिज़ाइन करा रहे हैं जिससे कि वो एक बिल्डिंग अपने आप में मतलब लोग बिल्डिंग को देखने के लिए आए। जैसे वृंदावन में बिहारी जी को देखने के लिए, दर्शन करने के लिए आते हैं, तो वो बिल्डिंग इस तरीके से डिज़ाइन करा रहे हैं जो एकदम स्पेशल हो, अलग हो। तो बिल्डिंग को ही देखने के लिए चलो घूम के आते हैं और बिल्डिंग को देखते हुए चलेंगे। वाह, मतलब वृंदावन में कुछ आइकॉनिक बेंचमार्क सेट लेके करने आओ। के लिए आप तैयार हैं। और ये मतलब क्या आने वाले समय में बहुत जल्द देखने को मिलेगा हमें? ये वाले 2 से 3 साल में। शानदार शानदार। अपना तुलसी विंग्स कब पोजीशन मिल रहा है? 2027 में पोजीशन दे देंगे, ओके। दिसंबर 2027 में पोजीशन दे देंगे। और यमुना सिटी के जो यमुना सिटी में जो बिल्डिंग बननी है उसमें 12 महीने में पोजीशन दे देंगे, मतलब आपका 2026 के लास्ट में पोजीशन मिल जाएगा दिसंबर में। शानदार। तो मुझे लग रहा है कि वृंदावन जो आने वाले 2 साल में पर्टिकुलरली सारे ही बिल्डर्स जिस लेवल की डिलीवरी प्लान कर रहे हैं इंक्लूडिंग यू, तो एप्रिसिएशन तो आना है बहुत ज़्यादा तो आएगा। अभी क्या है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो इस टाइम पे क्या है, बिल्डर भी एक अच्छे ऑफर्स आपको देता है बिल्कुल, जो कि फ्यूचर में नहीं दे पाएगा क्योंकि पोजीशन पे रेट में ऑफर होते नहीं है, ऑफर जो भी होता है कंसर्न प्लान पे होता है। जैसे राधा फ्लोरेंस वगैरह रहे या फिर पुराने प्रोजेक्ट्स रहे,
कृष्णा वैली वगैरह रहे, मैं देखता हूँ कि यहाँ पे लोगों की लाइफस्टाइल मैनेज हो जाती है, लोग खुशी-खुशी रहते वो हैं, अच्छे से रहते कोई हैं। दिक्कत नहीं आती किसी को। सभी प्रोजेक्ट में सुविधाएँ सारी होनी चाहिए। एक प्रोजेक्ट में सुविधाएँ सारी हो जाएँगी, तो आदमी कभी कहीं नहीं जाएगा, उसको उसी जगह सब चीज़ें चाहिए। सही तो बात। हमारे हर प्रोजेक्ट में सुविधाएँ उस प्रोजेक्ट के अंदर ही दे रहे हैं हम लोग। अच्छा, जैसे मैंने एक बार ऑफर पे बात करी थी, आपके यहाँ 12% एश्योर्ड ऐसा रिटर्न देते हैं। रिटर्न देते हैं, ये क्या ऑफर अभी भी है? अभी कुछ समय के लिए होता है। तो आपने ये मतलब इन्वेस्टर्स के लिए तो बहुत बढ़िया। इन्वेस्टर जो शुरू में आ जाते हैं उन लोगों को मिल जाता है, उसके बाद तो खत्म हो जाता है। तो ऐसे ही सिमिलरली जो आने वाले टाइम में आपके अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, आइकॉनिक बिल्डिंग जो बना रहे हो, तो वो आप किस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो उसके लिए? उसमें ऑडियंस ज़्यादातर वो हमारी ऑडियंस होगी, महाराष्ट्र की होगी, गुजरात के होंगे लोग, जो लोग मतलब दिल्ली एनसीआर के होंगे, लग्जरी लाइफस्टाइल चाहते हैं हाँ जी। वृंदावन में। महाराष्ट्र लग्जरी के। को और कैसे डिफाइन करोगे और क्या स्पेशल है उस प्रोजेक्ट के बारे में? उसमें लग्जरी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? लग्जरी में हम बताते हैं आपको, जो एक अच्छे लग्जरी आदमी को सुविधाएं चाहिए, जैसे कि आपको अच्छा पार्क होना चाहिए, अच्छा रेस्टोरेंट होना चाहिए, अच्छा उसके अंदर टेम्पल होना चाहिए, उसमें सारी सुविधाएं, मतलब और सुविधाएं बहुत सारी होती हैं जिनकी मैं अभी बात बता नहीं पाऊंगा, लेकिन बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो होनी चाहिए, उसमें सब प्रोजेक्ट में होती हैं। बिल्कुल। एक जैसे कि हॉल होना चाहिए, सत्संग हॉल होना चाहिए बिल्डिंग के अंदर। जैसे कि कभी गेस्ट रुके हुए हैं तो उसमें कभी कीर्तन करना हो, भागवत करनी हो, तो उस जगह पर कैंपस में ही होना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। सही बात है। तो ये यमुना सिटी जो ओवरऑल पूरा प्रोजेक्ट साइज कितना है अपना? 25 एकर्स। 25 एकड़ हाँ जी। ऑन रामताल वाली रोड वाली रेंज पे हो। तो ये मतलब कितनी थर्ड फोर्थ फेज है हो गई आपकी उस? हाँ, लगभग फर्स्ट पेज हम लॉन्च कर चुके हैं और सेकंड पेज में बाकी का सारा लॉन्च करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब मेरे को तो काफी एक्साइटिंग लग रहा है। टॉप 10 आर्किटेक्ट जो कि वृंदावन में है, क्योंकि हाफिज कॉन्ट्रैक्टर ऑलरेडी काम कर रहा है, हाँ जी। बट जो आप बता रहे हो, जैसा कि मेरे को आदेश मिला है, मैं नाम रिवील नहीं कर रहा अभी, बट आप इंतजार करिए कि कुछ ऐसा होने वाला है वृंदावन में जैसा आज तक नहीं हुआ होगा इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्वालिटी। बिल्कुल। राइट। तो ये तो बड़ा मतलब एक्साइटिंग लग रहा है, और मैं मतलब पर्सनली भी देखना चाहूंगा कि लोगों को हमसे जुड़ने के लिए जिस कांटेक्ट पे कनेक्ट कर सकते हैं हमसे। बाकी इसके अलावा जो वृंदावन कॉरिडोर इंफ्रास्ट्रक्चर, सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, इस तरीके की चीजें बन रही है, आपको नहीं लग रहा कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है? कंपटीशन हो रहा है, लेकिन क्लाइंटेशन बहुत होने की वजह से ऐसा कोई फर्क पड़ता नहीं है, कोई सबके पास लिमिटेड चीज़ है। हर बिल्डर के पास ऐसा तो है नहीं अनलिमिटेड चीज़ हो। एक यूनिट का प्लान होता है कि इतनी यूनिट है, इतनी यूनिट है, किसी के पास 100 है, किसी के पास 200 है, और हम अपनी बात करें तो हमारे पास तो यूनिट अनलिमिटेड है। क्या बात कर रहे हैं? हम तो आराम से बेचते रहेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। और बट आपके जो लग्जरी प्रोजेक्ट्स हैं उसमें तो बहुत लिमिटेड होगा, उसमें लिमिटेड यूनिट है। तो उसमें ऐसा नहीं हो सकता ना कि हर एक आदमी एंट्री भी ले सकता है। मुझे लगता है आपको उसमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, सेलेक्टेड लोग ही जाएंगे उसमें। क्योंकि आपके तो फेस वैल्यू पे ही लोग ले लेंगे। उसमें तो अल्ट्रा लग्जरी में तो लिमिटेड लोग ही रहेंगे और लिमिटेड ही यूनिट है उसमें। एक तरीके का एक्सक्लूसिव हो गया। हाँ जी। उसमें से आप सेलेक्ट करेंगे या फिर कुछ लॉटरी सिस्टम वगैरह करेंगे? लॉटरी हम देखेंगे, वो जैसे भी समय के अनुसार बताया जाएगा वो तो। जी जी जी। अच्छा, मैं इकोनॉमिकल पे आता हूँ अब, क्योंकि मतलब मैं आपसे पर्सनली बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन लेता हूँ, क्योंकि आपका भाव कभी एज अ बिल्डर बिजनेसमैन से ज़्यादा कहीं ना कहीं मैंने देखा है सेवा भाव में रहता है। कोई भी बिल्डर इकोनॉमिकल के बारे में बात नहीं करता है, तो मैं वो जानना चाहता हूँ आपका पर्सनल लेवल पे क्या विजन है वृंदावन को लेकर, और वृंदावन में जितने भी ब्रजवासी हैं और आने वाले भक्त हैं उनको लेकर। मैं वृंदावन और अपने मथुरा जिले की हम बात करें तो मेरा मन है कि जो लोगों के पास घर नहीं है और जो नहीं खरीद सकते हैं, तो मैं ये चाहता हूँ उन गाँवों में मैं अपनी एक बिल्डिंग बनाऊँ और उनको गिफ्ट में फ्लैट दूँ। फ्री में? हाँ, उसी एरिया में जैसे गाँव है, गाँव में एक जगह लेके उसमें एक ग्रुप हाउसिंग बना के उन लोगों के लिए घर दिए जाए। ये तो मुझे लग रहा है गवर्नमेंट भी नहीं कर रही है। ऐसा नहीं, गवर्नमेंट करती है, योजनाएं आती हैं, बहुत पहले भी आई थी, अखिलेश के समय पे भी आई थी, मायावती के समय पे भी आई थी और योगी जी के समय पे भी अभी भी चल रही है योजनाएं। लोगों को, कुछ लोगों को मालूम होती है तो मिल जाता है लाभ, नहीं मालूम होती है तो नहीं मिलता है। वाह। तो ये इकोनॉमिकल में मैं बात कर रहा था कि सस्ते घर, सस्ते फ्लैट, सस्ते फ्लैट हम दे ही रहे हैं, लेकिन फ्री की बात कर दी। सस्ते फ्लैट तो देंगे देंगे, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग हैं उनके पास बिल्कुल ही पैसे नहीं है, लेकिन उनको फिर भी घर चाहिए, तो हम कोशिश करेंगे कि उनको घर प्रोवाइड किया जाए। और मुझे इसमें एक प्रैक्टिकल बात ये भी लगती है कि आपने गांव चुना है, कोई आदमी गांव को तो ध्यान ही नहीं दे रहा है।
गांव में अभी बहुत सारे लोगों के पास घर नहीं है, सही बात है। बहुत सारी चीजें सुविधाएं नहीं है। और क्या क्या आपके मन में ड्रीम्स क्या है आपके? ड्रीम्स ये ब्रज में रह के अपने मथुरा जिले में ब्रजवासियों की सेवा करना, जो टूरिस्ट आता है वृंदावन में, जो ब्रजवासी बनना चाहता है उनकी सेवा करना। बड़ा मतलब मेरे को कोई परेशान है तो जो भी किसी बहुत सारे लोगों की बेटियों की शादी नहीं हो पाती है पैसों की वजह से, तो कोशिश करेंगे ठाकुर जी की कृपा से हम लोगों की मैनेज कर दें। मतलब आप समझ लीजिए, अगर आप जो कमा रहे हो वो आप चाहते हो ब्रिज को ही ब्रज को ही डोनेट कर दें। ये आपका भाव स्पष्ट है। हाँ जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और मतलब ऐसे कम ही लोग हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है श्री यमुना इंफ्रा स्टेट प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी को आप आने वाले 5-10 साल में क्या देख रहे हैं? 10 साल के अंदर श्री यमुना इंफ्रास्टेट लगभग इंडिया के टॉप 10 कंपनियों में होगी। इंडिया की? इंडिया के टॉप 10 कंपनियों में होगी, मेरा वादा है आपसे। चलिए, ये तो मतलब बड़ा रोमांचक रहेगा देखना। देखना शुरू हो जाएगा, आप अगले साल से देख सकते हैं इस चीज को। शानदार शानदार। कुछ प्लान्स रिवील करना चाहेंगे? अभी तो नहीं करूंगा, जब लागू करूंगा तभी बताऊंगा उन चीजों के बारे में। चलिए बढ़िया। मतलब मैं मतलब दिल से बड़ी प्रे करूंगा श्री बांके बिहारी लाल जी से कि ऐसा आप जरूर अचीव करें, क्योंकि ये इट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू बट सारे ब्रजवासी, जो आपका भाव है ना, ये मिशन आपका पूरा हो। इसमें मैं पर्सनली भी आपको बोलूंगा, इस पॉडकास्ट के जरिए मैं उसमें जुड़ के जरूर हेल्प करूंगा, क्योंकि इसमें लोगों का भला होगा, इम्पैक्ट पड़ेगा। इम्पैक्ट पड़ना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। इंसान कमा रहा है, अपने लिए कमा रहा है अल्टीमेटली, बट बहुत ही कम लोग हैं जो ये भी सोचते हैं कि हमें इम्पैक्ट भी लाना है, सोसाइटी की हेल्प करनी है। ये बड़ा मुझे करना भी चाहिए, समाज में रह के अपने नर नारायण सेवा नहीं कर पाए, क्योंकि इस ब्रज में रह के या अपने इंसान का जो जन्म लिया है मनुष्य का, तो इसको एक सेवा भाव से नर नारायण सेवा करनी चाहिए हर व्यक्ति को। लेकिन कुछ लोग ये सोच के नहीं कर पाते कि हमारे पास अभी है ही नहीं, जब आएगा तब करेंगे। लेकिन जिस रूप में जितना हो सके उसको सेवा करनी चाहिए। सही बात है। और मतलब जैसे कि हम इस पॉडकास्ट के एंड पे जा रहे हैं, आप हमारी जनता को कुछ संदेश देना चाहें ब्रज के बारे में, ब्रजवास के बारे में, अपने बारे में, तो प्लीज बता सकते हैं। मैं पहले ब्रज के बारे में आपको बताना चाहूंगा। ब्रज में जितने भी लोग घूमने आते हैं, बिहारी जी के साथ साथ ब्रज की लीलाएं जानने की कोशिश करें, ब्रज को पूरा घूमें। ब्रज में घूमने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि आपका बंसीवट, एक माठ क्षेत्र में एक एरिया है बंसीवट, वहाँ पे जाके देखिए वहाँ पे क्या ठाकुर जी की लीलाएं हुई हैं। आपका लक्ष्मी जी का मंदिर है बेलवन, वहाँ पे लक्ष्मी जी एक तपस्या के रूप में भगवान कृष्ण का इंतजार करती हैं, तो वो आप देख सकते हैं। राधा रानी मानसरोवर, तो ये कुछ चीज प्राचीन है जो लोगों को नहीं मालूम है। जनता को जो मालूम है, श्री बांके बिहारी जी मालूम है, कृपालु जी महाराज का प्रेम मंदिर मालूम है, वैष्णो देवी मंदिर मालूम है, बरसाने के बारे में राधा रानी का मंदिर मालूम। लेकिन इसके अलावा भी ब्रज में बहुत सारी जगह है। ब्रज में अपने चारों धाम भी हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ। तो मैं चाहूंगा ब्रज में जब भी आए तो इन चीजों को भी घूमे। बिल्कुल बिल्कुल। बड़ा आनंद आएगा लोगों को, मुझे लगता है, ब्रज के बारे में जानना। बिल्कुल। ये मुझे लगता है कि ये कोई रियल एस्टेट मार्केट नहीं है, वृंदावन एक भाव है। भाव है। और इस भाव में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप की कृपा लोग नहीं, स्वयं बांके बिहारी जी करेंगे। बिल्कुल। क्योंकि वो ब्रज की एनर्जी ऐसी है, उस प्रकार से सारी चीजें हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा दशरथ जी आपका। बड़ा अच्छा लगा आपसे कन्वर्सेशंस करके, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपके प्रोजेक्ट्स को मतलब विजिट करने के लिए भी। तो अगर आप कुछ कमेंट्स देंगे कि साइट के बारे में थोड़ा बताएं, विजिट के बारे में बताएं, तो हम जरूर आपकी हेल्प करेंगे साइट विजिट में। और साइट विजिट को छोड़ दीजिए, आप बांके बिहारी मंदिर के, जैसा दशरथ जी ने बोला, दर्शन करने आइए, ब्रज का रासलीला का आनंद लेने आइए। और इसी के साथ साथ मैं दशरथ जी को धन्यवाद कह के बांके बिहारी लाल की जय बोलकर इस पॉडकास्ट को विराम दूंगा। बोलते हैं श्री बांके बिहारी लाल की जय। राधे राधे। राधे राधे।